नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट 2024 की तैयारी को लेकर के। तो यदि आप झारखंड में शिक्षक पात्रता परीक्षा 1 से 5 और 6 से 8 विज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए यह सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ओनली फॉर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्लास 6 to 10 तक का पूरा सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज नोट, हैंड रिटन नोट्स बना हुआ है। आप यहाँ से अगर एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं तो आप ये समझिए कि आपका लगभग यहाँ से 80% प्रश्न जो है आपको भिड़ने वाला है। तो आपको जैसे ही यह वीडियो मिलता है, आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप उस नंबर से जरूर संपर्क करके यहाँ से सारे नोट्स पीडीएफ परचेज कर लेंगे और साथ ही साथ क्लासेज भी आपकी ज्वाइन हो जाएगी। तो अच्छे तैयारी के लिए और कम पढ़ करके ज़्यादा अंक उठाने के लिए, प्रश्न कम पढ़े ज़्यादा अंक उठे, इसके लिए आप सभी यहीं से ही जुड़ेंगे। बाजारू किताब देखिए एकदम नहीं पढ़िएगा, क्योंकि वहाँ से एक भी प्रश्न आने जाने वाला नहीं है। सिर्फ जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक को पढ़ने के लिए यहाँ से जुड़े। चलिए चलते हैं वीडियो में। देखिए, हम आपके लिए क्लास 8 का विज्ञान एक्सरसाइज 3 को लेकर के आए, ठीक है, जिसमें सूक्ष्म जीव और जीवाणु से संबंधित प्रश्न होंगे। आपको इस चैप्टर से यहाँ से 2 प्रश्न या कम से कम 1 प्रश्न तो हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में चले जाइएगा, ठीक है। तो यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यह आपके लिए जीके सेक्शन जो बनाया गया उसमें यह काम कर रहा है, और यदि आप 6 से 8 के शिक्षक हैं तो यह आपके लिए जो गणित विज्ञान का सेक्शन है उसमें यह काम करेगा, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पर प्रश्न को लेकर के हम चलेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें सारा प्रश्न ही आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो आने वाला नहीं है, इसलिए सभी प्रश्न को उतना ही अहमियत आप सभी देंगे शिक्षक बंधु, ठीक है। तो आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो देखिए, ये हैंड रिटेन नोट्स है जो आपको डेली अपडेट आपको बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहले से बना हुआ है, और आपके विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया उससे भी पूछे गए प्रश्नों को इंक्लूड कर दिया गया है। पहला प्रश्न है, इसमें कौन सूक्ष्म जीव के भाग है? इसमें कौन सूक्ष्म जीव के भाग है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या सभी, ठीक है। देखिए, ये प्रश्न यूपी टेट में 3 बार पूछा गया है, और सीजी टेट यानी छत्तीसगढ़ टेट में 1 बार आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो इसमें कौन सूक्ष्म जीव का भाग है? तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत देखिए, जीवाणु है, जीवाणु, कवक और प्रोटोजोआ, ये सभी सूक्ष्म जीव के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर डी यानी सभी हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, दूध को दही में कौन सा जीवाणु परिवर्तित करता है? दूध को दही में कौन सा जीवाणु परिवर्तित कर देता है, ये प्रश्न, या दूध को दही में कौन सा जीवाणु बदलता है, ये प्रश्न, या दूध को दही में कौन सा जीवाणु के द्वारा बदला जाता है, ये प्रश्न। तीनों प्रश्न एक ही चीज पूछ रहा है, लेकिन आपका आता है, ठीक है। ये प्रश्न अभी तक के एग्जाम में आप देखिएगा तो 1001 बार प्रश्न पूछा गया है, मैंने बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न जिसको आप कह लीजिए, ठीक है। तो इसका ये अगर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा बात कीजिएगा तो ये झारखंड के भी एग्जाम में पूछ दिया गया है, झारखंड टेट में भी ये आया हुआ प्रश्न है। अब देखिए, यहाँ पर दूध को दही में कौन बदलता है? ऑप्शन दिया है लैक्टोमेल, लैक्टोबैसिल्स, लैक्टोपेल या कोई नहीं, ठीक है। तो दूध को दही में जो बदलने वाला जीवाणु है वो लैक्टोबैसिल्स है। वो कौन सा है? लैक्टोबैसिल्स है। और ये आपका यूपी टेट में 3 बार, सीजी टेट में 4 बार, एच टेट में 1 बार, बिहार टेट में 1 बार और उत्तराखंड टेट में 1 बार, हरियाणा टेट में 1 बार, सब जगह ये टच कर दिया गया। झारखंड टेट में भी 1 बार टच कर दिया है, ठीक है। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है। और सारा जेसीईआरटी का नोट्स और पीडीएफ तो लेना भूलिएगा ही नहीं, भूलिएगा नहीं तो आप धोखा खा रहे हैं। अभी भी जुड़ करके आपको यहाँ पर बहुत ही नोट्स और उसके साथ साथ वीडियो दिया जा रहा है, सभी को लेकर के देख लीजिएगा। चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जो चीनी हमारा होता है शुगर, उसको हम लोग किस में बदलते हैं? अल्कोहल, ड्रिंक अल्कोहल में बदलते हैं। ये बदलने की प्रक्रिया मतलब किस विधि द्वारा बदला जाता है, ठीक है। तो किण्वन विधि है, उद्रोपातन विधि है, उष्मीकरण विधि है या कोई नहीं, ठीक है। तो देखिए, किण्वन विधि, फर्मेंटेशन विधि, किण्वन विधि ऐसी विधि है जिसके द्वारा चीनी को किस में बदल दिया जाता है? अल्कोहल में बदल दिया जाता है। तो चीनी को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया को ही हम लोग किण्वन कहते हैं, याद रखिएगा। किण्वन एक प्रक्रम है जिसमें चीनी को अल्कोहल में बदला जाता है। सर्वप्रथम किण्वन प्रकरण का खोज किसने किया? किण्वन प्रक्रम का खोज किसने किया? एडवर्ड जेनर, रॉबर्ट हुक, लॉय पास्चर या कोई नहीं, ठीक है। तो जेनर तो आपका चेचक का ठीका का खोज किए थे, और लुई पास्चर जो है वो किण्वन के प्रक्रम को खोज किया था। किसने?
किण्वन प्रक्रम का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था। याद रखिएगा लुई पास्चर का नाम आप। ये प्रश्न आपका सीजी टेट में 2 बार पूछा है और हरियाणा टेट में 1 बार पूछ दिया गया है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा किण्वन प्रक्रम। अगला है विश्व का पहला प्रतिजैविक का नाम बताएं। एंटीबायोटिक्स, ठीक है, विश्व का पहला प्रतिजैविक का नाम बताएं। ये प्रश्न भी आपका 101 बार पूछा गया है और झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी ये प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो विश्व का पहला प्रतिजैविक का नाम बताएं। पेनिसिलिन, पेनिसिन, कैरोलिन या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व का पहला प्रतिजैविक एंटीबायोटिक्स जो था उसका नाम पेनिसिलिन था और इसकी खोज किसने की ये भी आपको पूछा गया था। ये अभी प्रश्न नीचे आपको आएंगे इसलिए आपको यहाँ पर नहीं हम कर रहे हैं, तो आप सभी देख लीजिएगा। ऐसे सारे वीडियो, ऐसे सारे नोट्स आपको छोटे छोटे दिए जा रहे हैं जो कि कम समय में आप बहुत ही अच्छा तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किसने किया? चार्ल्स बेबेज, हेरोडेटस, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या कोई नहीं। ठीक है, तो विश्व का पहला प्रतिजैविक जो है वो पेनिसिलिन है और इसकी खोज किसने किया? यूपी टेट में 1 बार आया हुआ है, बिहार टेट में 1 बार आया हुआ है, हरियाणा टेट में 1 बार आया हुआ है, सीजी टेट में 2 बार आया हुआ है, हिमाचल टेट में 1 बार आया हुआ है। ठीक है, आपका झारखंड में भी अगर आप पूछ सकता है इसको ना। तो विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किसने किया? चार्ल्स बेबेज, ये तो कंप्यूटर के पिता थे। हेरोडेटस, ये तो इतिहास का हो गया। बचा आपके पास एक ऑप्शन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। यही इसका राइट आंसर है कि विश्व का पहला प्रतिजैविक पेनिसिलिन का खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया। वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है? ठीक है, देखिए 78%, 21%, 36%, 39%। एक चीज आप देख लीजिएगा, गैसों का एक चार्ट बना हुआ है आपके किताब में। ठीक है, गैस का एक चार्ट बना हुआ है आपकी किताब में, आप उसको जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये गैस का चार्ट में क्या दिया हुआ है आपको? सबसे अधिक वायुमंडल में जो है, देखिए यहाँ पर कौन सा होता है। ठीक है, वायुमंडल में जो होता है ये यहाँ पर जो इतना भाग आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा भाग यदि हम इसको वायुमंडल मानते हैं तो वायुमंडल का ये बड़ा भाग जो देख रहे हैं ये नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जिसका संकेत N होता है और यह होता है 78%। ठीक है, अब इसके दूसरे भाग पर देखिएगा तो यहाँ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है 21%। तो आपसे पूछता है कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो नाइट्रोजन गैस होती है, वो होती है 78%। और दूसरे स्थान पर कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन होती है, वो होता है 21%। यानी मिला करके कितना हो गया? 78 और 21 देखिएगा तो आपको हो गया 99%। ठीक है, 99% गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। बाकी 1% में सभी गैसें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब सभी की गैसें इसमें मिली हुई रहती है। ठीक है, तो ये 1% में आता है। तो ये प्रश्न अब तक आपको बताते हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाला आपको 1001 बार पूछा गया है। अब बहुत ही MVVI प्रश्न है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ये सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछा गया है, हो सके कि अगर आपका झारखंड टेट में भी आ जाए। ठीक है, तो वायुमंडल में कितना प्रतिशत नाइट्रोजन है? याद रखिएगा 78%, ऑक्सीजन 21%, यानी दोनों हो गया 99%। बाकी 1% में अन्य सभी गैसें हैं वो 0.00 में चलते हैं। ठीक है, उसका चार्ट हमने दूसरे जो वायुमंडल आप भूगोल के अंतर्गत पढ़े होंगे उसमें आपको दे दिया गया है, आप उसमें देख लीजिएगा। ठीक है, अगला है दलहनी पौधों की जड़ों में कौन सा जीवाणु उपस्थित रहता है? जो दलहनी मतलब दाल वाले पौधे। ठीक है, दाल वाले पौधे आप सुनते होंगे, किसान लोग कहते हैं कि एक साल क्या करना है, जब 2-3 साल आप मक्का कर दिए या कोई अन्य फसल कर दिए तो उसमें कहते हैं कि दाल लगा दो। ये कि दाल क्या करेगा? तो दलहनी पौधों में ये जड़ों में जो एक जीवाणु उपस्थित रहता है वो क्या करता है? तो मिट्टी को उर्वरा बना देता है। मिट्टी के अंदर जो पोषक तत्व कमी हो जाती है वो पोषक तत्वों को भर देता है और अगला बार जब आप उसमें दूसरी कोई फसल करिएगा तो वह बहुत ही अच्छा उपजाऊ और बहुत ही अच्छा फसल का पैदावार होता है। ठीक है, तो दलहनी पौधों की जड़ों में एक सूक्ष्मजीव जीवाणु रहता है, उसका नाम क्या है? राइपस, राइजोबियम या कोई नहीं। तो दलहनी पौधों की जड़ों में सूक्ष्मजीव जीवाणु रहता है, उसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है? राइजोबियम। प्रश्न को मत पूछिए कितना बार आया, 1001 से ऊपर चला गया है जी, 1001 से ऊपर चला गया है, आप दिमाग में बांध लीजिएगा। ठीक है, 1001 से ऊपर चला गया, आप दिमाग में बांध लीजिएगा, आपका अभी एग्जाम में आ रहा है। आप लोग एकदम अच्छे से इसका तैयारी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सूक्ष्मजीवों द्वारा संक्रमित व्यक्ति से एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति को फैलने वाला रोग क्या कहते हैं? यूपी टेट में 2 बार, सीजी टेट में 1 बार, झारखंड टेट में 1 बार, तीनों जगह पूछ दिया। ठीक है,
सूक्ष्मजीवों द्वारा एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे संक्रमित व्यक्ति में फैलने वाले रोग को क्या कहते हैं? संचरणीय रोग, विषाणु रोग, असाध्य रोग या कोई नहीं। ठीक है, तो संचरण ट्रांसफर या ट्रांसमिशन होता है तो उसको हम लोग संचरणीय रोग कहते हैं। एक रोग से अगर दूसरे व्यक्ति में कोई रोग फैल रहा है तो उसको हम लोग संचरणीय रोग कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? संचरणीय रोग कहेंगे। संचरणीय रोग को याद रख लीजिएगा, सब जगह प्रश्न पूछ दिया गया है। इसमें कौन संचरणीय रोग है? क्षय रोग, हैजा, सर्दी जुकाम, टीबी। तो ये सभी जो है एक व्यक्ति से जीवाणु के द्वारा, राइजोबियम द्वारा दूसरे में फैलते हैं जीवाणु के द्वारा, इसलिए यह सभी जो है आपका संचरणीय रोग में चला जाएगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, यानी सभी इसमें आप ले सकते हैं। टीबी किस जीवाणु से होता है? टीबी किस जीवाणु से होता है? माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्यूलोसिस, ए और बी दोनों या सभी? तो ये राइट आंसर इसका डी है, यानी टीबी का जो जीवाणु है वो माइकोबैक्टीरियम भी है और ट्यूबरक्यूलोसिस भी है। ठीक है, तो ये दोनों हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, सभी में चला जाएगा। ठीक है, प्रश्न कहाँ कहाँ पूछा गया? तो टीबी के जीवाणु को पंजाब टेट में पूछा गया और यहाँ पर सीजी टेट में पूछा गया। ठीक है, दोनों जगह जो है आपको पूछ दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? टीबी जो अगर हो जाए किसी व्यक्ति को तो उससे शरीर का कौन सा अंग डैमेज होता है, कौन सा अंग अफेक्टेड होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है? हृदय, फेफड़ा, किडनी या पैर। ठीक है, तो जिस व्यक्ति को टीबी हो जाता है ना, देखिए उनका फेफड़ा जो है वो यहाँ पर डैमेज हो जाता है। क्या जाता है? फेफड़ा डैमेज जाता है, फेफड़ा प्रभावित होता है टीबी वाले व्यक्ति का। ठीक है, प्रश्न कहाँ कहाँ आया? तो प्रश्न सीजी टेट में एक बार आया, हिमाचल टेट में एक बार आया, उड़ीसा टेट में एक बार आया और पंजाब टेट में भी एक बार आया। ठीक है, ये सभी टेट में एक एक बार आपका पूछ दिया गया है ना। अब देखिएगा, मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलिस मच्छर, मादा एन मच्छर, मादा एलर्जी मच्छर या कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए आपको बता देते हैं, जो मच्छर पनपते हैं ना, जो मच्छर पनपते हैं तो उसमें दो तरह के मच्छर होते हैं, एक मादा मच्छर होते हैं और एक नर मच्छर होते हैं। ठीक है, तो देखिए मच्छर तो सभी को काटते हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्यारे लोग होते हैं ना, जो ज़्यादा प्यारे लोग होते हैं उसको जब मादा मच्छर काट लेगी ना तब मलेरिया होगा। मादा मच्छर, नर मच्छर देखिए काटने से कुछ नहीं होता, लेकिन ये जो मादा लोग काटेगी ना तो आपको बीमारी फैला देती है, तो मादा वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो मादा मच्छर के काटने से, यानी मादा एनाफिलीज नामक मच्छर के काटने से आपको जो होता है यहाँ पर मलेरिया होता है। ठीक है, तो यहाँ किस में है? तो मादा एनाफिल मच्छर, ये ए में है, तो राइट इसका आंसर इसका ए होगा। ये प्रश्न आपको कहाँ पूछा गया? तो ये प्रश्न आपका सीजी टेट में एक बार पूछा गया, यूपी टेट में एक बार पूछा गया, एमपी टेट में 3 बार पूछा गया और पंजाब टेट में 2 बार पूछा गया, उड़ीसा टेट में 1 बार पूछा गया। अब आपकी बारी है, आपके भी टेट में आ जाएंगे, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? मादा एनामल, मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एडिज मच्छर। देखिए जितना भी रोग जो फैलता है ना वो मादा लोग काटती है तभी फैलता है, याद रखिएगा, मादा लोग काटती है तभी फैलती है। इस मादा का पहचान होता नहीं है कि हम लोग पहचान सकेंगे कि इसमें कौन मादा हमारे शरीर पर बैठ रही है। अगर मच्छर बहुत भी काटा लेकिन आपको कुछ नहीं हुआ तो समझिए कि आपको नर मच्छर बैठा था। क्या मच्छर बैठा था? नर मच्छर। लेकिन मादा मच्छर एको को बैठ जाके आपका शरीर पर एक बार काट लेगी तो कोई न कोई रोगे फैला के जाएगी, समझे। इसलिए डेंगू भी किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो डेंगू जो है यहाँ पर मादा एडिज मच्छर के काटने से फैलता है, मादा एडिज। ठीक है, पंजाब टेट में 1 बार पूछा गया और सीजी टेट में 2 बार पूछा गया और बिहार टेट में 1 बार पूछा गया। ठीक है, अब आपकी बारी है, आपके एग्जाम में आ सकता है। मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा कुनैन किस वृक्ष के छाल से बनाई जाती है? बहुत ही MBBI प्रश्न, जितना कॉलेज उतना कम है। 1001 बार पूछा गया, आपके झारखंड राज्य में भी पूछा गया है। ठीक है, मलेरिया के उपचार हेतु बनाई जाने वाली दवा किस वृक्ष के छाल से बनाई जाती है? अर्जुन पेड़, बरगद पेड़, नींबू पेड़ या कुनैन सिनकोना जिसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए मलेरिया का जो दवा बनाया जाता है वो आपका जो है यहाँ पर कुनैन या सिनकोना वृक्ष के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ज़्यादा देता है, देखिए सिनकोना, कभी कभी कुनैन, इसलिए दोनों यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आपको कुनैन को ही सिनकोना कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इनमें से अगला प्रश्न है, इनमें से किनके पत्तों का रस मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? इनमें से किनके पत्तों का रस मलेरिया और डेंगू के उपचार में किया जाता है? अर्जुन पेड़, बरगद का पत्ता, गिलोय का पत्ता या कोई नहीं, किसका किया जाता है? ठीक है, तो इनमें से किनको पत्तों का रस मलेरिया के डेंगू उपचार में किया जाता है? पंजाब टेट में 1 बार, राजस्थान टेट में 1 बार, ये 2 जगह पूछा गया है।
तो ये है देखिए आपका गिलोय का पत्ता। कौन है? गिलोय का पत्ता है, इसी का जो है उपयोग यहाँ पर किया जाता है, गिलोय का पत्ता का। डेंगू किसका वाहक है? डेंगू किसका वाहक है? कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु या कोई नहीं? तो डेंगू जो है आपका विषाणु का वाहक है, याद रखिएगा, प्रश्न आया हुआ है। मलेरिया कौन सा सूक्ष्म जीव का वाहक है? कवक, प्रोटोजोआ, विषाणु या कोई नहीं? तो मलेरिया जो है आपको किसका वाहक है? सूक्ष्मजीव प्रोटोजोआ का है। तो याद रखिए कि आपको यहाँ पर डेंगू जो है वो विषाणु का है और मलेरिया जो है वो आपका प्रोटोजोआ का है। ठीक है, दोनों प्रश्न एक बार राजस्थान टेट में पूछे गए हैं। गेहूं के पौधों में कौन सा बीमारी लगता है? गेहूं के पौधों में कौन सा बीमारी लगता है आपको बताना है। रस्ट, कैंकर, पित्त या कोई नहीं? कौन सा बीमारी गेहूं के पौधों में लगता है? ठीक है, ये गेहूं के पौधे वाला जो है 1001 बार प्रश्न पूछा गया है और बार बार एग्जाम में आए हुए हैं और सभी राज्यों के एग्जाम में पूछ दिए गए हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा में। इसलिए गेहूं के पौधों में जो बीमारी लगती है वो कौन सा है? तो रस्ट है। कौन सा है? रस्ट नामक बीमारी गेहूं के पौधों में लगती है। क्लियर हो जाएगा? चलिए अगला देखिएगा। मांस, मछली एवं अचार को लंबे समय तक परिरक्षित रखने के लिए किस खाद्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जैसे आपने मांस ले लाया है घर पर या मछली ले लाया है या अचार, उसको लंबे समय तक आप मैंने खराब ना हो उसके लिए उसमें कौन सा खाद्य पदार्थ मिला दिया जाता है? तो वह लंबे समय तक ठीक ठाक रहता है, वो खराब नहीं होता है। नमक, चीनी, तेल या घी? ये प्रश्न 101 बार आपका पूछा गया है और राज्यों की शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी सभी जगह लगभग देखा गया है कि एक बार आया हुआ है। तो आपके भी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं। तो ये सब को लंबे समय तक यदि सुरक्षित रखना है, बचाना है, तो उसमें जो खाद्य सामग्री हम लोग लगाते हैं वो है नमक। कौन सी खाद्य सामग्री रहता है? नमक रहता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पर। जैम एवं जेली, जैम जेली जो हम लोग खाते हैं, जैम जेली का परीक्षण किस खाद्य सामग्री द्वारा किया जाता है? जैल जेली का परीक्षण किस खाद्य सामग्री द्वारा किया जाता है? चीनी, नमक, तेल या कोई नहीं? ठीक है, तो जैम जेली जो होते हैं मीठे होते हैं। कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। मीठे होते हैं इसलिए इसका परीक्षण जो है किसके द्वारा किया जाता है? चीनी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? चीनी के द्वारा किया जाता है। इसका राइट आंसर चीनी हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से देखिए आपको यहाँ पर क्लास 8 का एक्सरसाइज 3 कंप्लीट हो गया। इसमें जितने प्रश्न आए थे JCERT में बस उतना ही को हमने इंक्लूड किया, एक भी बाहर से प्रश्न आपको नहीं दिया। आपको देखने के बाद ये लगा होगा कि आप कहीं भी परीक्षा दिए होंगे तो इस तरह का प्रश्न आया होगा। और देखिए कितने अच्छे अच्छे प्रश्न JCERT में होते हैं। तो आपको हम ये बता देते हैं कि आप कभी भी ये वीडियो आपको मिलता है, आप देखते हैं तो आपको एक चीज़ बता देते हैं, आप किसी के भी यहाँ जुड़ के पढ़ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी पढ़िए सब कुछ फायदा है। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा कि JCERT का जो ये हैंड रिटन नोट्स है ना, इसको तो एग्जाम के दिन से जाने से पहले एक बार सभी कोई देख लीजिएगा। अभी तो इसके साथ क्लास भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, बात करने का सुविधा भी दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही समय कम होगा तो आपको केवल नोट्स मिलेगा। इसलिए अभी जुड़ करके सारी सुविधाओं का आप लुत्फ उठा सकते हैं। तो जैसे ही मिलता है आप यहाँ से कम कीमतों में पढ़ सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में आपका नोट्स के साथ साथ आपकी सारी क्लासेज और बात करने की सुविधा दी जा रही है। तो आप अभी कभी जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद।